ऋणता के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि विद्युत ऋणता जो होती है वो क्या होता है, किसी भी परमाणु की सारित इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता है उसे विद्युत ऋणता कहते हैं। विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक हमने बात की थी। कौन कौन से कारक थे? नाभिकीय आकर्षण का, ठीक है, परमाणुीय आकार दूसरा, तीसरा अपने पास परिरक्षण प्रभाव, फिर ऑक्सीकरण अवस्था, फिर जो अपने पास संकरण, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर बात की थी। ठीक है, ये sp संकेत जो होता है उसकी विद्युत ऋणता कुछ ज्यादा होती है क्योंकि उसमें s का प्रतिशत लक्षण ज्यादा होता है। समझ आई बात? फिर हमने इसका क्या किया था, आवर्तता की बात की थी कि आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणता बढ़ती है क्योंकि नाभिकीय आकर्षण मान में वृद्धि होती है और इसका कोई अपवाद नहीं है। अक्रिय गैसें जो होती हैं उनमें विद्युत ऋणता पाई नहीं जाती क्योंकि विद्युत ऋणता अणुओं का गुण है ना कि परमाणुओं का, और अक्रिय गैसें जो होते हैं वो अणु का निर्माण नहीं कर पाते हैं, इसलिए अक्रिय गैसों में विद्युत ऋणता नहीं पाई जाती है। फिर हम लोगों ने बात की थी वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो विद्युत ऋणता के मान में क्या आती है, कमी आती है। क्यों? क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार के मान में वृद्धि होती है और परमाणु आकार बढ़ा है तो उस केस के अंदर अपने पास विद्युत ऋणता के मान में कमी आती है, नाभिक आकर्षण कम हो जाता है। तो ये था बच्चों अपने पास विद्युत ऋणता के पॉइंट जो बुक से रिलेटेड है। अब अपने पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अपने बुक से बाहर की चीजें हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कुछ विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग जो है वो करेंगे और विद्युत ऋणता के जो अनुप्रयोग हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी अनुप्रयोग है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताया जाए और वो आप लोगों के लिए यूज में भी आएगा आगे, इसलिए मैं आप लोगों को विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग जो है वो आपको टॉपिक करवा रहा हूँ। ठीक है ना? बाकी अपने बुक में ही है, अगर आप चाहोगे कि भाई मैं बुक में से कर लिया और कंप्यूटर बुक में नहीं मिलेगा आपको विद्युत ऋणता का अनुप्रयोग जो है, ये विद्युत ऋणता का अनुप्रयोग जो है वो टॉपिक अपन कर रहे हैं एक्स्ट्रा के ऊपर। तो विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग लिखिए बंध की प्रकृति। बंध की प्रकृति कि भाई अपने पास जो बंध बना है वो किस प्रकार का बंध है, सहसंयोजक बंध है या आयनिक बंध है, कैसे पता चले अपने पास? ठीक है, तो बंध की प्रकृति जो है वो परमाणु की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। तो लिखो इसके अंदर बंध की प्रवृत्ति, बंध की प्रवृत्ति परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर पर, परमाणुओं के विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। परमाणुओं की विद्युत ऋणता के अंतर पर निर्भर करती है। यदि विद्युत ऋणताओं का अंतर शून्य हो, यदि विद्युत ऋणताओं का अंतर शून्य हो तो बंध शुद्ध सहसंयोजक होगा। तो बंध शुद्ध सहसंयोजक होगा। और यदि बंधित परमाणुओं की, और यदि बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का मान असमान हो, बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता का मान असमान हो तो यौगिक में आयनिक गुण आ जाते हैं। तो यौगिक में आयनिक गुण आ जाते हैं। अतः किसी यौगिक में आयनिक गुण ज्ञात करने के लिए, आयनिक गुण ज्ञात करने के लिए हैनी व स्माइथ, हैनी व स्माइथ ने एक सूत्र दिया। क्या है वो सूत्र? प्रतिशत आयनिक गुण बराबर 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। प्रतिशत आयनिक गुण बराबर 16 XA माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का होल स्क्वायर। XA माइनस XB का होल स्क्वायर। यहां XA क्या है?
परमाणु ए की विद्युत ऋणता, या अपन ये कह दें कि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता। जो उच्च विद्युत ऋणी होगा वो हमेशा ए बनेगा, ये ध्यान रखना। उच्च विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता। और बी क्या है अपने पास? निम्न विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता। ठीक है, ए जो होता है, ये लो, अब होस्ट ने म्यूट कर दिया सबको, अब मेरी आवाज आएगी नहीं आप लोगों तक। ओके, अब अनम्यूट हो गए हैं। तो देखो अपने पास यहां पर क्या आया? ए तो उच्च विद्युत ऋणी की विद्युत ऋणता है, और बी क्या है? निम्न विद्युत ऋणी परमाणु की विद्युत ऋणता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, अगर मान लो मेरे पास समान परमाणु है तो दोनों की विद्युत ऋणता क्या होगी? समान होगी। तो यहाँ पर दोनों की विद्युत ऋणताओं का अंतर कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या है अपने पास? शुद्ध सहसंयोजक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान है। लेकिन अगर असमान परमाणु, मान लो मैंने कहा HF है, अब इनका विद्युत ऋणता का अंतर अधिक होता है, तो इसमें आयनिक गुण ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता 2.1 और फ्लोरीन कितनी है? 4.0। तो ए परमाणु तो कौन है? फ्लोरीन, और बी कौन है? हाइड्रोजन। तो प्रतिशत आयनिक गुण बराबर 16 4 माइनस 2.1 प्लस 3.5 4 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर। कितना आएगा भाई? 16। यहां से सब्ट्रैक्ट किया, घटाया इसको अपन ने, 10 में से 1 गया, 9 बच गया, और 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। 16 मल्टीप्लाई 1.9 प्लस 3.5 1.9 का स्क्वायर। तो इसको अपन गुणा करके जोड़ लेंगे तो क्या जाएगा अपने पास? प्रतिशत आयनिक गुण आ जाएंगे। तो विद्युत ऋणता के आधार पर हम प्रतिशत आयनिक गुण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट करें अपन अब। सेकंड पॉइंट है अपने पास बंध सामर्थ्य। और देखो बंध सामर्थ्य भी इसी पे डिपेंड करता है भाई, जो अभी अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा है उसी से रिलेटेड है बंध सामर्थ्य। कैसे? अगर विद्युत ऋणताओं का अंतर ज्यादा होगा तो आयनिक गुण ज्यादा होंगे, और अगर आयनिक गुण ज्यादा होगा तो आपको पता है कि आयनिक बंध सहसंयोजक बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। इसका मतलब बंध सामर्थ्य का मान अधिक होगा। ठीक है, देखिए बंध सामर्थ्य में विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने पर, विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने पर, विद्युत ऋणताओं का अंतर अधिक होने पर आयनिक गुण बढ़ते हैं, आयनिक गुण बढ़ते हैं, अतः बंध सामर्थ्य भी बढ़ता है। बंध सामर्थ्य भी बढ़ता है। बंध सामर्थ्य का मतलब जो क्या है अपने पास कि बंध की प्रबलता बढ़ती है, बंध बहुत अधिक मजबूत होता है। ठीक है, बंध सामर्थ्य बढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बंध की प्रकृति इंपॉर्टेंट था, अब जो तीसरा पॉइंट है वो बता रहा हूं मैं आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो उसको क्या है अपने पास तीसरा पॉइंट। तीसरा उपयोग है अपने पास तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति। तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। लिखो, हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति, हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति जल में उनके आयनन पर निर्भर करती है।
दल में उनके आयनन पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए ले वन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में घूमेंगे अपन, तो यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है और सोडियम भी। अब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता सोडियम की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता सोडियम की तुलना में ज्यादा होती है। इसका मतलब OH बंध जो होता है वो अधिक प्रबल है, जबकि सोडियम और ऑक्सीजन का जो बंध है वो अपेक्षाकृत दुर्बल है। तो उस कंडीशन में सोडियम आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और ये बंध यहां से टूट जाएगा। तो क्या बनेगा, Na+ और OH-। ठीक है, क्या बन गया अपने पास, Na+ और OH-। तो यहां पर जो तत्व का हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय प्रकृति हो गई। क्यों, क्योंकि सोडियम की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन की तुलना में कम थी, इसलिए सोडियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो Na+ बन गया और OH- बन गया। दूसरा एग्जांपल लिया मैंने एक और, HOCl। अब देखो यहां पर HOCl में क्या है, क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब कि क्लोरीन की तुलना में हाइड्रोजन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। ठीक है, और अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो क्या बनेगा, H+ और OCl-। तो बताओ ये कौन सा आयन मुक्त कर रहा है, H+ आयन। इसका मतलब ये जो हाइड्रोक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति। किस पे निर्भर था अपने पास, विद्युत ऋणता पे निर्भर था। ठीक है, तो विद्युत ऋणताओं के आधार पर अपन ये क्या कर सकते हैं कि कौन अम्लीय और कौन क्षारीय है। ठीक है, और बहुत सारे अनुप्रयोग हैं इसके अंदर अपने पास, पर अपन ज्यादा अनुप्रयोग करेंगे तो फिर आप लोग आगे कंफ्यूज हो जाओगे। ये 3 मेन अनुप्रयोग हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना, और लिखा दूं, एक और लिखो चलो, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय व अम्लीय प्रकृति। ये भी अच्छा पॉइंट है ना, तत्वों के, पहले हाइड्रोक्साइड का क्या है, ऑक्साइड, ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। तत्वों के ऑक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति। लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन व तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर, ऑक्सीजन व तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर, ऑक्सीजन व तत्व की विद्युत ऋणता का अंतर कम होता जाता है, कम होता जाता है। यदि यह अंतर 2.3 से अधिक, यदि यह अंतर 2.3 से अधिक होगा तो ऑक्साइड क्षारीय, तो ऑक्साइड क्षारीय। कम होगा तो ऑक्साइड अम्लीय, और अगर 2.3 होगा तो ऑक्साइड कैसा होगा भाई, उभयधर्मी। इसमें अम्लीय प्रकृति भी होगी और क्षारीय प्रकृति भी होगी। देखो मैं लिखा सोडियम ऑक्साइड, फिर लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
ठीक है। फिर लिखा अपन ने सिलिकॉन ऑक्साइड। तो इस वजह से अपने पास क्या हो रहा है कि बाएं से दाएं जाते जाते अपन सिलिकॉन ऑक्साइड आ गया, फिर फास्फोरस ऑक्साइड हो गया, P4O10 लिख दिया मैंने, फिर सल्फर आ गया, SO3 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना, और लास्ट लिख दिया मैंने Cl2O7। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर बाएं से दाएं चल रहे हैं अपन, तो अपने पता है कि विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है। अब विद्युत ऋणता का मान बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और तत्व के विद्युत ऋणता का अंतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन और तत्व विद्युत ऋणता का अंतर सबसे कम किसमें है, इसके अंदर है। इसका मतलब इसकी अम्लीय प्रकृति क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या कहा कि अगर अपने पास विद्युत ऋणताओं का अंतर 2.3 से ज्यादा है तो वो क्या है अपने पास, क्षारीय ऑक्साइड, और अगर 2.3 से कम है तो वो क्या है अपने पास, अम्लीय ऑक्साइड है, और अगर 2.3 है तो क्या होगा, उभयधर्मी। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो उभयधर्मी है, और बाकी ये वाले क्षारीय और वो वाले अम्लीय। तो बच्चों ये हो गया अपने पास विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। अब देखो चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो गया है ना। एक पॉइंट और है मैं करवाऊंगा आपको, क्योंकि अपन क्या है कि इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कल मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब मेरे को ऐसा लगता है काफी सारे चैप्टर हम लोगों ने कर लिए, 3 चैप्टर कर लिए, लेकिन आप लोगों का एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ है या टेस्ट नहीं हुआ है, तो पता कैसे चलेगा मेरे को कि आप लोग जो है पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो हो सकता है या तो कल या मंडे को मैं आप सबका वीडियो ऑन कराऊंगा, और वीडियो ऑन करवा के और फिर पूछूंगा कौन सा चैप्टर पूछे बताओ, ये वाला चैप्टर पूछ लें, आवर्त सारणी वाला ही। हो सकता है मैं आपको कुछ क्वेश्चन डाल दूं कि हाँ भैया ये क्वेश्चन है, वो करके दिखाओ आपको। फर्स्ट चैप्टर, अरे यार फर्स्ट चैप्टर तो कुछ नए स्टूडेंट हैं तो उनका क्या करा हुआ नहीं है, इसलिए फर्स्ट चैप्टर रहने दो। फर्स्ट चैप्टर इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है अपने पास, है ना। फर्स्ट चैप्टर रहने दो, सेकंड और थर्ड में से बता दो। चलो सोच समझ के बताना, मेरे को कल बता देना, है ना। थर्ड चैप्टर में जहां तक है मेरे को ज्यादा इजी रहेगा तुम्हारे लिए भी, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट और लिख लो लास्ट अपने पास, विद्युत ऋणता तो खत्म हो गया, अब लिख लो एक विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध, ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद क्या वो संयोजकता दिया हुआ है, तो संयोजकता तुमको पता है क्या होती है संयोजकता, कोई भी परमाणु जो होता है उसके आयतन को जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संयोजकता होती है। विकर्ण संबंध सही लिखा है नहीं लिखा वो देखना हिंदी में, है ना। विकर्ण संबंध लिखो, द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते हैं, इसे विकर्ण संबंध कहते हैं। कैसे, देखो ये लिखा मैंने, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नीचे क्या आएगा अपने पास, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये मेरे पास द्वितीय आवर्त के तत्व, और ये मेरे पास क्या है, तृतीय आवर्त के। अब ये कह रहे हैं द्वितीय आवर्त के तत्व तृतीय आवर्त के अगले वर्ग के तत्वों से गुणों में समान दर्शाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। बेरिलियम और एल्यूमिनियम गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। बोरॉन और सिलिकॉन के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, विकर्ण संबंध। अब बात यह है गुण समान क्यों होते हैं, क्योंकि इनके परमाणु आकार क्या होते हैं, समान होते हैं। कैसे, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, यानी लिथियम से मैग्नीशियम में आया तो परमाणु आकार के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। और बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो लिथियम से सोडियम से मैग्नीशियम में गए तो परमाणु आकार में वापस क्या होगी, कमी होगी। तो इसका मतलब कि लिथियम और मैग्नीशियम का परमाणु आकार क्या है, समान है। तो देखो विकर्ण बन रहा है दोनों के बीच में, ऊपर से नीचे आए परमाणु आकार बढ़ा, बाएं से दाएं गए परमाणु आकार घट गया। इसका मतलब ये जो विकर्ण पे जो तत्व है उनका परमाणु आकार क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं अपन, विकर्ण संबंध कहते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आए परमाणु आकार बढ़ गया, बाएं से दाएं गए परमाणु आकार घट गया। इसका मतलब कि परमाणु आकार क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। तो तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इनके परमाणुीय आकार समान होते हैं। परमाणुीय आकार समान होते हैं, इसलिए गुणों में समानता पाई जाती है। तो ये हो गया अपने पास विकर्ण संबंध का चैप्टर कंप्लीट। कल हम इसकी डाउट क्लास रखेंगे, जिसको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, वो कल पूछना। ठीक है ना, कल अपन पढ़ेंगे नहीं, केवल आप लोगों से बात करेंगे बस। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगी, डाउट्स होंगे, वो डाउट क्लियर करेंगे। ओके।